Hello dear friends, very good morning and welcome back to the channel. I am Piyush and I am back with a series of sentence improvement questions. आज फिर से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी 30। सो लर्नर्स लाइव जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और क्वेश्चंस को मेरे साथ में करते चलिएगा, साथ में सीखते चलिएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें आज फिर से हम सीखने वाले हैं। सो इन चीज़ों को साथ में नोट करते चलिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा। और इस क्लास की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे योर क्लासेस की। सो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम जो भी मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनके अलावा। बाकी आपको ये क्वेश्चंस फ्री पीडीएफ में मिल जाएंगे। चैनल को टेलीग्राम चैनल को आपको सिर्फ फॉलो करना है और पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लर्नर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ इसके बाद में कराई जाएगी। ये जो क्लास चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि फिलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। सो इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अराउंड 1200 क्वेश्चंस हैं। इन 1200 क्वेश्चंस को ख़त्म करने के बाद में हम फिर फिलर्स वाली क्लास को चलाएंगे। सो फिलर्स के लिए इस सीरीज़ को हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। इस सीरीज़ को एकदम पक्का करके उसके बाद में फिलर्स पे हम बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इन सीरीज़ को बस देखते रहिए। 900 क्वेश्चंस 922 आज हो जाएंगे, यानी कि बस लगभग 150 के आसपास ही क्वेश्चंस और बचेंगे। तो जल्दी से वो भी ख़त्म करके हम फिर फटाफट से 250 क्वेश्चंस के अराउंड बचेंगे, तो हम जल्दी से ख़त्म करके फिर से नई एक सीरीज़ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिजी बुक्स के रिगार्डिंग। डिजी बुक्स पे आपको 10% अगर डिस्काउंट चाहिए तो सिर्फ एग्जाम कोड यूज़ करना है आपको, एग्जाम 10, और इससे यूज़ करते ही आप 10% का डिस्काउंट ले पाएंगे। आज की स्लाइड को शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आते हैं। 893, द ओल्ड कार थम्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो वर्ड अंडरलाइंड है ये है थम्ड। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए, दैट इज क्रीक्ड, क्रॉल्ड, चग्ड एंड नो इम्प्रूवमेंट। अभी देखिए बेटा, थम्ड का मतलब क्या होता है? थम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से ज़ोर से टकरा देना या फिर ज़ोर से लड़ा देना, किसी चीज़ में ज़ोर से मार देना, है ना। बहुत तेज़ी से किसी चीज़ में अगर कुछ मारा जाता है या फिर लड़ाया जाता है उसको हम बोलते हैं थम्ड। क्रीक्ड का मतलब क्या होता है बेटा? क्रीक्ड का मतलब होता है जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो, बहुत पुराना दरवाज़ा हो, और उसमें से जो एक आवाज़ आती है उसको हम क्रीकिंग साउंड बोलते हैं। तो क्रीक का मतलब क्या हो जाता है? जब पुराना दरवाज़ा खुलता है, उस दरवाजे के खुलने से जो आवाज़ निकलती है उसको क्रीक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार जो है वो स्टोनी रोड में, अगर कोई खड़बड़ी रोड में जब कार चलती है तो उसमें क्या होता है, कार का नीचे वाला पोर्शन लड़ता है स्टोन्स में और बहुत खड़खड़ी सी आवाज़ आती है, उसको हम थम्ड बोलते हैं, ठीक है। क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंग के चलना, ऐसे बच्चे चलते हैं दोनों घुटनों के बल और दोनों हाथों के बल, उसको क्रॉल्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चग्ड लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में। चग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालते हुए चलना, है ना, या फिर किसी इंजन अगर कोई हो और वो बहुत आवाज़ निकालते हुए चल रहा हो तो उसको चग्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कार इंजन की वजह से तो नहीं आवाज़ निकाल रही, यहाँ पे स्टोनी रोड है, इसकी वजह से आवाज़ कर रही है और स्टोन्स उसमें लड़ रहे हैं, इसलिए कार आवाज़ कर रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थम्ड यहाँ पे सही लिखा है, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपका भी यही आंसर है तो फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताते रहिएगा और अपने मार्क्स जोड़ते रहिएगा। आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स जोड़ने। अब मैं और नहीं बोलूँगा कि आपको मार्क्स जोड़ने हैं, आप सब मेरे को मार्क्स जोड़ के लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट क्या आता है। नो सूनर हैड ही रीचिंग द स्टेशन दैन द ट्रेन बिगैन टू मूव। बेटा बहुत आसान सवाल है, हैड ही के बाद में रीचिंग बिल्कुल नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हैड ही के बाद में क्या आएगा बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि हैड के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ये बात एकदम समझ में आ गई। तो हैड ही के बाद में रीच लगेगा, सबसे पहली बात तो यही हो गई है। दूसरी चीज़, नो सूनर के साथ में दैन लगता है, दैन यहाँ पे लेकिन लगा हुआ है, तो ये मतलब सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं बेटा जिसमें नो सूनर हैड ही के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो एटलीस्ट, उसके बाद हम और इम्प्रूवमेंट्स वाली चीज़ को सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। 894 देखो, नो सूनर हैड ही, ये तो क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया। अभी देखो ऑप्शंस में नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, रीच नहीं होगा, रीच नहीं लगाते हैं। नो सूनर डिड ही रीचिंग द स्टेशन, ये भी गलत हो गया बेटा, एनजी नहीं लगता है। थर्ड कह रहा नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन बिगैन टू मूव, यही बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे रीच्ड भी लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे दैन भी लगा हुआ है। मैंने आपको बता दिया था गलती यहाँ पे रीच्ड वाली है, रीचिंग नहीं हो सकता है, यहाँ पे रीच्ड ही होना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा सही आंसर, ठीक है। तो जो लर्नर्स थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं आंसर, उनका बिल्कुल सही है बेटा, आपने एकदम सही कॉन्सेप्ट यूज किया है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में आगे करते चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 825, माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो स्मोकिंग को रिड्यूस करने की बात की गई है ना।
अगर हम बात करें बेसिकली, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कट करके किसी चीज़ को छोटा कर देना, ठीक है, कट करके किसी को छोटा कर देना। लेकिन स्मोकिंग जो हैबिट है उसको फिजिकली आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए देखो लिखा है यहाँ पे कट डाउन, लोअर डाउन या फिर रिड्यूस डाउन। पहली बात तो ये लिखी है, ठीक। अब यहाँ पे रिड्यूस तो नहीं कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कट डाउन लगा सकते हैं, लोअर डाउन लगा सकते हैं, तो रिड्यूस डाउन लगा सकते हैं, ठीक। अब देखो रिड्यूस डाउन तो सेम इसी तरह का हो गया, तो इसको अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी लोअर डाउन का मतलब क्या होता है, झुका देना, ये भी नहीं हो सकता है। कट डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को साइज में, अमाउंट में या फिर नंबर में कम कर देना, इसको बोलते हैं कट डाउन, है ना। जैसे कट डाउन होता है किस में, जैसे रेपो रेट में कट डाउन होता है, जब बैंक्स क्या करती हैं, रेपो रेट्स को कट डाउन करती हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारे रेट्स होते हैं जिसको कट डाउन होता है, जिसमें तो किसी भी चीज़ का साइज, नंबर या फिर अमाउंट में कट डाउन कर दे, कम कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कट डाउन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका होगा एकदम सही आंसर। समझ रहे हो ये चीज़। चलो आगे देखो 896 फटाफट। 896 कह रहा है सिंसेरिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अच्छा बढ़िया बात है, सिंसेरिटी को हमेशा हम अप्रिशिएट करते हैं। इसमें लिखा है इन्हांस्ड, इन्हांस्ड नहीं हो पाएगा। इन्हांस का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। तो बढ़ाया नहीं जाता है, हमेशा तारीफ होती है सिंसेरिटी की, हमेशा प्रशंसा होती है। इंजॉयड नहीं होगा यहाँ पे, ये कोई समर वेकेशन नहीं है जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। सिंसेरिटी हमेशा अप्रिशिएट की जाती है, हमेशा प्रशंसनीय होती है, ठीक है। वेटेड मतलब इंतजार, यहाँ पे कोई सेंस नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। 896 ऑप्शन नंबर फोर्थ बेटा, ठीक है। अगला देखो 897, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। लिसन ये है बेटा एक वर्ब है, ठीक है। लिसन का मतलब होता है वर्ब होना, ये तो आपको मालूम होगा। वर्ब के बाद में जो भी शब्द लगता है वो कौन सा होना चाहिए बेटा, एल-वाई वाला यूजुअली, या फिर इसको और आसान तरीके से बोलो एडवर्ब लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एल-वाई वाले शब्द मोस्टली एडवर्ब होते हैं, तो एडवर्ब लगना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अटेंशन क्या हो गया बेटा, ये हो गया नाउन। TION से खत्म होने वाले शब्द क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे नाउन नहीं लगेगा, यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमको चाहिए होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब खोजेंगे, कहाँ पे मिलेगा एडवर्ब हमको, यहाँ पे देखो अटेंटिवली लिखा है, अटेंड लिखा है। अटेंड तो नाउन हो गया, अटेंड वर्ब हो गया, नहीं चलेगा। अटेंटिव नहीं होगा, अटेंटिव क्या हो गया, अटेंटिव एडजेक्टिव हो गया, नहीं चलेगा। क्या चाहिए होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 चाहिए होगा, क्योंकि अटेंटिवली है हमारा एडवर्ब और हमको एडवर्ब की ही जरूरत है। तो अटेंटिवली हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम चूज करेंगे 897 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 898, माई सिस्टर डजंट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर, ठीक है। अब यहाँ पे शायद मैं स्पेस देना भूल गया था, इसलिए ये यहाँ से ही शुरू हो गया है। इसको आप देख लीजिएगा, माइंड मत करिएगा। मैं जो PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसमें डेफिनेटली इसको चेंज करके सेंड करने का ट्राई करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है माई सिस्टर डजंट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। अब देखो वेदर के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, हम वेदर के साथ में हम लगाते हैं कि वेदर के साथ में हम लगाते हैं कि ये होगा, मतलब ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। वेदर का बेसिकली मतलब यही होता है। तो कह रहा है वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। अब इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे टू हर, ठीक है। अब सेकंड कह रहा है वेदर टुमारो विल बी अ हॉलीडे फॉर हर। थर्ड कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो लिखा है सवाल में वही सही है। फोर्थ कह रहा है वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे फॉर हर। अब देखो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो इज़ अ हॉलीडे टू हर लिखा है, फिर इज़ अ हॉलीडे फॉर हर लिखा है, विल बी अ हॉलीडे फॉर हर लिखा हुआ है, और यहाँ पे था कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। तो इसमें क्या चीज़ सही हो सकती है, ये चीज़ कैसे जानेंगे। देखो बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है मेरी बहन को नहीं पता, ठीक। वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। अब देखो कैन कुड का मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कैन जब उसको पता ही नहीं है तो कैन वाली बात नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। इज़ अ हॉलीडे टू हर ये हो सकता है, ठीक, इज़ हो सकता है। सेकंड वाला कह रहा है वेदर टुमारो विल बी अ हॉलीडे टू हर। देखो जब पता ही नहीं है तो विल बी वाला भी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक। इज़ हो सकता है क्योंकि हम फ्यूचर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो इज़ भी यहाँ पे लग सकता है। इज़ हम यूजुअली लगा सकते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे टू हर, वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे फॉर हर। एक जनरल सी बात बताओ, हॉलीडे टू समबडी नहीं होता है, हॉलीडे फॉर समबडी होता है। किसी के लिए छुट्टी होती है, ठीक है, किसी की छुट्टी नहीं होती है। समझ में आ रहा है। तो एक जनरल अगर आप बात करोगे अरेंजमेंट की, तो फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे फॉर हर। उसके लिए कल छुट्टी है कि नहीं ये बात उसको नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे देखो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर दैन रिचेज। अभी यहाँ पे ये बहुत आसान सवाल है। अभी यहाँ पे पहली चीज़ तो ये हो गई कि सुपीरियर के साथ में बेटा हम क्या लगाते हैं, सुपीरियर के साथ में हमेशा हम लगाते हैं टू, ये बात आपको मालूम होगी, ठीक है। दूसरी बात, मोर तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है, सुपीरियर क्या है बेटा, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऑनेस्टी के सुपीरियर के साथ में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं आगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज सुपीरियर दैन रिचेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर दैन की जगह क्या लगाएंगे, सुपीरियर टू लगा देंगे। तो पहले तो मोर हटाएंगे, फिर यहाँ से दैन हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सुपीरियर टू रिचेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सुपीरियर के साथ में हमेशा टू ही लगता है बेटा, ठीक है। 900 क्वेश्चन देखिए। अ हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस, ठीक है। आसान सवाल है ये, बताने का ट्राई करिए फटाफट जो भी लर्नर्स हैं यहाँ पे कि इसका क्या होना चाहिए आंसर। हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस। देखो यहाँ पे हैंड पंप आसान तो होता है बहुत काम करने के लिए, और इसको फिट कर सकते हैं हर घर में लगभग, ठीक है। कैन बी फिट्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कैन बी के बाद में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे नहीं यूज़ हो सकता। कैन बी फिट हो सकता था, कैन बी फिट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। कुड बी फिटिंग पॉसिबल नहीं है, जनरल बात हो रही है तो कुड बी फिटिंग हम यूज़ करेंगे ही नहीं। कैन बी फिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म तो यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैन बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 900 का, ठीक है। अगला देखो फटाफट, 901, द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ, ठीक है। बढ़िया सवाल है ये, क्रिमिनल को टांग दिया गया डेथ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो जब भी बात होती है, देखो हैंग जो होता है, हैंग ध्यान से देखना बेटा, हैंग जो होता है इसकी दो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, बट फिर भी अगर आप आज पहले टाइम वॉच कर रहे हो तो फिर भी देख लो। हैंग की बेटा दो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, पहली तरह की होती है हैंग, हंग HUNG, और तीसरी होती है HUNG, हंग, ठीक है। दूसरी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है हैंग, हैंग्ड HNGD, और तीसरी होती है HANGED। अब देखो जब नॉन लिविंग चीज़ों को टांगने की बात होती है तो ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, हैंग, हंग, हंग, ठीक है। और जब लिविंग चीज़ों को टांगने की बात होती है तो हम हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ED वाली फॉर्म यूज़ करते हैं दोनों फॉर्म्स में, ठीक। अब यहाँ पे क्रिमिनल को टांगा जा रहा है तो क्रिमिनल डेफिनेटली इंसान होगा, जीवित होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हैंग्ड वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हंग यूज़ हुआ है, हंग की जगह क्या लग जाएगा बेटा, हैंग्ड लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 901 का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 901 ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। याद रखिएगा बेटा इसको कैसे हंग और हैंग्ड को यूज़ करना होता है, ठीक है। 902 देखिए, व्हाट डज एगनाइज मी मोस्ट इज़ नॉट दिस क्रिटिसिज्म बट द ट्रिवियल रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी बात हो सकती है, किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एगनाइज मी मोस्ट लिखा है, फिर यहाँ पे पहला लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, सेकंड लिखा है मोस्ट एग्नाइजिंग मी। मोस्ट एग्नाइजिंग मी तो हो नहीं पाएगा बिकॉज व्हाट डज लिखा है, यहाँ पे डज के बाद में हम क्या लगाते हैं बेटा, एक नॉर्मल वर्ब लगाते हैं, ING नहीं लग जाएगा, ठीक है। व्हाट डज मोस्ट एग्नाइजिंग मी नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड कह रहा है एग्नॉइजेज मी मोस्ट, व्हाट डज एग्नॉइजेज मी मोस्ट, यहाँ पे एग्नॉइज मी मोस्ट लिखा है, यहाँ पे एग्नॉइजेज मी मोस्ट लिखा है, ये हो सकता था What does most annoyed me, यहाँ पे होना कौन सा चाहिए बेटा, What does most annoyed me हो नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे does लगा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमको verb की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए होगी, ठीक है। क्योंकि does के do does did के बाद में हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो फोर्थ कट गया, सेकंड कट गया, अभी बचा क्या यहाँ पे, थर्ड बचा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, क्यों, और पहला कि ये जो लिखा है ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा मी के लिए लगाना था हमको। देखो ध्यान से एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमको मी के रिस्पेक्ट में लगाना था, और मी के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, एग्नॉइजेस मी, है ना। तो एग्नाइज जो लिखा है, एग्नाइज ये है प्लूरल फॉर्म, हमको क्या चाहिए, सिंगुलर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एग्नॉइजेस मी, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3 एज दी आंसर। समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली। चलो देखो आगे 903 देखो, दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। दे हैव नॉट का मतलब है उनके पास नहीं है, समझ रहे हो। दे हैव नॉट
and cannot be in the never in the good books. They have not and cannot be. अब यहाँ पे लिखा है ना वो हैं और ना वो कभी हो पाएंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे अच्छे से कह सकते हैं, दे हैव नॉट एंड कैनॉट बी, और ना हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो हैं हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, नहीं ये अभी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है हैव नॉट एंड कैन नेवर बी, ये ठीक हो सकता है। हैव नॉट एंड कैन नेवर बीन, एंड कैन नेवर बीन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, अब यहाँ पे दो दो चीज़ें नहीं यूज़ होंगी, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। हैव नॉट एंड कैन नेवर बी। अब देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन लिखा है हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, अब यहाँ पे हमको सेकंड वाले ऑप्शन में हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, ये दो दो बार हमको इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव नॉट एंड कैन नेवर बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कोच, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसने एकदम प्रिसाइजली सही चीज़ें बोली हैं, इसलिए थर्ड वाले को हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। 904 देखो, द लूवर अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड इज़ इन पेरिस, ठीक है। द लूवर जो है ये जो म्यूज़ियम है ये पूरी दुनिया में फेमस है, हर आदमी जानता है, और ये कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक है। तो इसको क्या लगाएंगे, इसको देखो बेटा, अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, इसको क्या लगा सकते हैं, इस फ्रेज को इम्प्रूव करने के लिए हम एक बहुत आसान सी चीज़ लगाते हैं, अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। इसको बहुत शॉर्ट सी चीज़ें से हम कहा जाता है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा सुपर फ्लस टाइप का दिखेगा। इसको लगा सकते हैं अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, देखो ये कितना अच्छा है, अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम मतलब हर आदमी वर्ल्ड में जानता है इसको, ठीक है। तो वर्ल्ड फेमस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दुनिया में हर आदमी जानता हो, तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। ये जो लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा ये एब्सर्ड सा लग रहा है, ठीक है, इसलिए 904 में ऑप्शन नंबर 4 लिखेंगे सही आंसर। अगला देखो 905, द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, 1 घंटे से पहले सूरज भाई साहब नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेगा, जल्दी से देखो फटाफट, 905, द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर। अब इसमें हम लगा सकते हैं द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, इसमें अराइज इन एन आवर, राइज इन एन आवर, राइजेस फॉर एन आवर, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या वाला आंसर सही हो सकता है, राइज, द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर की जगह लगाएगा दोस्त, द सन विल नॉट राइज इन एन आवर, ठीक है। बिफोर एन आवर का मतलब नहीं है यहाँ पे, द सन विल नॉट राइज इन एन आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 905 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सन विल नॉट राइज इन एन आवर, 1 घंटे में सूरज नहीं निकलेगा, बिफोर एन आवर नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 घंटे से पहले। जब भी हम किसी चीज़ में कंपेयर करके दिखाते हैं तब हम दिखाते हैं कि बिफोर और आफ्टर यूज़ करते हैं, तो इसमें राइज इन एन आवर ठीक है। चलो 906 पे आते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। अच्छा 905 में अगर आपको लग रहा हो कि हम यहाँ पे बिफोर क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम राइज इन एन आर क्यों लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। हम इन बेटा तब लगाते हैं जब हमको बताना होता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के बाद या फिर एक किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में हमें कोई भी चीज़ होनी है तो हम उस जगह पे इन लगाते हैं, बिफोर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइज इन एन आर सही हो जाएगा, इसीलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि आई विल डू दिस इन अ वीक्स टाइम, यानी कि इतना स्ट्रेच मुझे चाहिए, इतनी देर मुझे चाहिए, तब मैं ये काम कर पाऊंगा, इसी चक्कर में यहाँ पे इन यूज़ हुआ है। 906 देखिए, हार्टफेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सेप्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। 906 ने बढ़िया बात कही है, यहाँ पे कह रहा है हार्टफेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात तो नहीं होगी यहाँ पे, है ना। एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्ट आप कर लेते हो बहुत ज़्यादा चीज़ें, है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि आप भगवान से कोई उम्मीद कर रहे हो। यहाँ पे देखो, या आप जब भी भगवान के पास जाते हो या फिर आप प्रेयर करते हो तो आपकी कोई डिज़ायर होती है, आपकी कोई तीव्र इच्छा होती है, उसको आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या लगाते हैं बेटा, हैव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड की जगह मन चाहा रिजल्ट आप यूज़ करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर इसका, ठीक है। तो हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात नहीं होगी, हैव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स की बात यहाँ पे होगी। एक्सपेक्ट आप ह्यूमन बींग से करते हो, भगवान से यू डिज़ायर कि गिव मी समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो यहाँ पे 906 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4th ऑप्शन। 907 में देखिए, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स।
अब इसमें डेटेड बैक टू की जगह क्या लगा सकते हैं 987 में, देखिए बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे डेटेड बैक टू की जगह लगाएंगे बेटा। देखो ऑप्शंस में दिया है डेट बैक टू, डेटिंग बैक टू, डेट बैक्स टू। अब देखो द म्यूजियम कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स, अभी इंक्लूड होता है आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो भी कलाकृतियाँ होती हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो डेटिंग बैक टू का मतलब क्या होता है कि देखो डेट बैक टू या फिर जब भी हम ऐसा लगाते हैं तो यहाँ पे बात होता है कि इतने टाइम पहले की ये चीज़ होती है, ठीक है। डेट फ्रॉम या फिर डेट बैक टू लगाते हैं जब, तो ये होता है, इसका मतलब निकलता है कि पीछे जितनी भी टाइम हो रहा है उतनी चीज़ों की बात, पुराने टाइम की बात हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर पास्ट के टाइम की बात हो रही है। डेटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक है, डेटेड बैक टू, डेटेड का मतलब हो गया ओल्ड फैशन। तो यहाँ पे डेटेड बैक टू नहीं लगाएंगे बेटा, यहाँ पे लगाएंगे डेटिंग बैक टू। ऑल्दो हमको डेट से रिलेटेड लगाना पड़ेगा क्योंकि हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डेटेड बैक टू लगाते हैं मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड फैशन्ड की बात हो जाएगी, है ना। तो ओल्ड फैशन्ड की बात नहीं यहाँ पे करनी, इसलिए डेटेड हटा के हम क्या लगाएंगे, डेटिंग बैक टू। ऑप्शन नंबर 3 लेंगे एज दी आंसर, ठीक है। 908 देखिए, ही सेड लेट द शो बिगिंस। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ही सेड लेट द शो बिगिंस, ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, देखो ध्यान से। ही सेड लेट द शो बिगिंस, लेट द शो बिगिंस की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे लगाएंगे, देखो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए लेट होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लिख के दिखा दे रहा हूँ। 908 का स्ट्रक्चर शुड बी, सबसे पहले लेट होना चाहिए, फिर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद में होना चाहिए टू, उसके बाद में होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज ये क्या है बेटा, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। अब देखो लेट, फिर ये हो गया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है शो है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, बिगिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द शो बिगिन्स नहीं लगाएंगे, लेट द शो बिगिन लगाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे टू नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे लेट द शो टू बिगिन लगाएंगे तो ये सेंस गड़बड़ होने लगेगा, यहाँ पे टू की ज़रूरत ही नहीं है, अदरवाइज हमने टू भी यूज़ किया होता, तो टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेट द शो बिगिन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई वर्ब यूज़ होता जिसमें टू की ज़रूरत होती तो हम टू को यूज़ करते, बट यहाँ पे नहीं था तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है। लेट द शो बिगिन। आगे देखो जल्दी से, 909 आई एम रियली सॉरी बट आई हैवंट गॉट मच मनी माई सेल्फ, ठीक है। इसका पूरा सेंटेंस का रिप्लेसमेंट देना है बेटा आपको 909 का। देखो आई एम रियली सॉरी बट, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम रियली सॉरी बट आई हैवंट गॉट मच मनी माई सेल्फ, लेकिन मेरे पास खुद ही बहुत सारा पैसा नहीं है। तो इसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रास्ट में इसने बात की है, बट लगता है जब भी तब भी कॉन्ट्रास्ट में बात होती है, यानी कि जो पहला वाला सेंटेंस होता है इसने स्पेसिफाई अगर कर दिया है दूसरे सेंटेंस को तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि आप ऐसा कह सको कि दूसरा वाला सेंटेंस रीज़न देने लगे जब पहले वाले के लिए, तो ये सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो 910 देखो, बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द 2। बहुत आसान सवाल है, महा आसान सवाल है। जब भी हम दो चीज़ों के लिए बात करते हैं हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो बेस्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, व्हाट आई नीड इज़ बेटर यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो 910 का ऑप्शन नंबर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो जल्दी से देखो अगला सवाल 911, हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। बहुत आसान सवाल है, ये भी कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन अब यहाँ पे आ रहा है। अब देखो हाउ मेनी के बाद में प्लूरल लगना चाहिए, आपको मालूम ही है, ठीक है। हाउ मेनी के बाद में क्या लगेगा, प्लूरल, तो कंट्री की जगह क्या लग जाएगा बेटा, कंट्रीज़ लग जाएगा। अब ये पहला कह रहा है कंट्रीज़ आर देयर इन, कंट्रीज़ आर देयर इन। अब आपको पता है जब भी हम वहाँ वाला कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो THEIR नहीं यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, THERE। जब भी बेटा वहाँ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमेशा आप THERE यूज़ करोगे, ठीक है। तो वहाँ की बात हो रही है यहाँ पे कि वहाँ यूरोप में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे THERE लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। 912 देखो, वी स्टेड इन मुंबई इन 5 days। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, वी स्टेड इन मुंबई इन 5 days हो सकता है क्या, जल्दी से देखो इसका 912 का, क्या इन हो सकता है यार, एकदम नहीं हो सकता है। आप मुंबई में रहे हो ये बात तो ठीक है, इन 5 days मतलब 5 दिन में रहे हो, नहीं 5 दिन तक रहे हो, तो इट इज़ फॉर ऑलवेज। तो ऑप्शन नंबर
2 लेंगे सही आंसर की तरह, ठीक है। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days, ठीक। चलो आगे बढ़ो। 913 द मेडिसिन मस्ट बी टेक बाय यू। यार मस्ट बी के बाद में कौन सा वर्ब लगेगा? बहुत आसान है, मतलब ये छोटा बच्चा ही बता दे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो टेक हटाओगे, क्या लगाओगे बेटा? टेकन लगाओगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये। 914 देखो, द सतलज हैज़ चेंज्ड इट्स पाथ। इसमें क्या लगाना चाहिए बेटा? पाथ क्या होता है? रास्ता, जो हम लोग चलते हैं बेटा, है ना। पाथ यानी कि रास्ता, तो रास्ता कोई नहीं बदल सकता है, ठीक। रास्ता तो वही रहता है। क्या हो सकता है? फ्लो चेंज हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर आप रूट चेंज कर सकते हो। पाथ कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? जर्नी चेंज नहीं हो सकती है, यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हो सकती है। सतलज की लाइन थोड़ी होगी कोई, यार उसका कोर्स चेंज हो जाएगा। व्हाट इज COURSE? कोर्स होता है कोई डायरेक्शन या फिर रूट, किसी भी जो शिप फॉलो करती है, या फिर कोई एयरक्राफ्ट फॉलो करता है, या फिर कोई नदी पार फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्स। देखो कोई शिप, कोई रिवर, या फिर कोई एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन होता है, वो जो भी रूट फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कोर्स बोलते हैं। याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं जल्दी से। 915 शी इज़ विलिंग टू हेल्प यू, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। शी इज़ विलिंग टू हेल्प यू, वो चाह रही है आपकी हेल्प करना, तो ठीक है, चाहने दो, हेल्प करने दो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। शी इज़ विलिंग टू हेल्प यू इज़ द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। 916 देखो, बीइंग इल ही केम टू वर्क। यार वो बीमार होने पर भी काम करने आया, ठीक है। इसमें हम क्या लगा सकते हैं? बीइंग इल ही केम टू वर्क, बीमार होने पर वो काम करने आया, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो यार यहाँ पे हमको कहना चाहिए बीमार होने पर भी वो काम करने आया, है ना। इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि अगर बीमार ना होता तो काम करने ना आता, ठीक। तो यहाँ पे भी वाला जो वर्ड है वो मिसिंग है। जैसे बीइंग इल ही केम टू वर्क, बीमार होने पर वो काम करने आया, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? बीमार होने पर भी वो काम करने आया। तो इसको कहने के लिए हम कौन सा तरीका सही यूज़ करेंगे बेटा? देखो ऑप्शंस में क्या कह रहा है, ही केम टू वर्क एंड फेल इल, वो काम करने आया और बीमार पड़ गया। नहीं, ये बात तो कहना ही नहीं चाह रहा था। सेकंड देखो, डिस्पाइट कमिंग टू वर्क ही वॉज इल, नहीं बेटा, डिस्पाइट कमिंग टू वर्क ही वॉज इल नहीं होगा, डिस्पाइट बीइंग इल ही केम टू वर्क ऐसा होना चाहिए। तो उसने सेंटेंस को रद्द कर दिया। थर्ड देखो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है, बुरा होने के बाद मतलब बीमार होने के बाद भी वो काम पे आया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बात कहा है, एकदम उत्तम। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला देखो फटाफट। 917 शी हैड रियलाइज दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, उसको रियलाइज हुआ कि उसने उसको पहले देखा है। बढ़िया बात है, यहाँ पे रियलाइज हो गया, अच्छी बात है। रियलाइज्ड लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है शी हैड रियलाइज दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। अब देखो यहाँ पे दो बात होती है। जब भी कभी ऐसी बात होगी कि मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैंने पहले उसको देखा है, ठीक है, तो रियलाइज़ आप बाद में करोगे बेटा, ठीक है, पहले आप उसको देख लोगे। तो देखने वाली जो बात होगी एक्सक्यूज मी, जो देखने वाली बात होगी, देखो यहाँ पे देखने वाली बात होगी, ये क्या होगी बेटा? पास्ट परफेक्ट में होगी, ठीक है, यानी कि इसमें हैड प्लस V3 लगेगा। तो देखने वाली बात में क्या लगा? शी हैड सीन हिम, इसमें पास्ट परफेक्ट लगा, यानी कि सही है। जो आप रियलाइज करोगे उसमें क्या होगा? सिंपल पास्ट यूज होगा बेटा। तो हैड रियलाइज की जगह क्या हो जाएगा बेटा? रियलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या होगा? रियलाइज वाली बात में क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट यूज होगा, तो रियलाइज यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर बिना किसी कंफ्यूजन का, ठीक है। अगला देखो 918 hundreds of children are deaf born every year, नहीं बेटा, are deaf born every year ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं है। 100 of children deaf are born every year, नहीं, children deaf तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। every born are deaf, 100 of children every born are deaf, नहीं, ये भी बात गलत हो गई। 100 of children are born deaf every year, ये बात ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100 of children are deaf born every year, are deaf born नहीं, are born deaf every year, पैदा होते हैं बहरे हर साल, ठीक है। are deaf born गलत है, are born deaf ये सही है, ठीक है। पहले हम बताएंगे are born पैदा होते हैं कैसे? deaf कब? हर साल, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो सही सेंटेंस का वो क्या बता पा रहा है? देखो जब आर लगा है तो इसके साथ में अगर वर्ब है तो वो लगेगा, ठीक है। तो आर के साथ में क्या लग गया बेटा? बॉर्न लग गया, ठीक। तो आर बॉर्न हो गया। तो आर डेफ बॉर्न नहीं, आर बॉर्न, क्योंकि डेफ क्या है बेटा? एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आर बॉर्न डेफ एवरी ईयर, ये एडवर्ब है तो बाद में लगाएंगे डेफ को, ठीक है। तो क्या होगा? आर बॉर्न डेफ एवरी ईयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो जल्दी से 919 इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फॉरगेट समवन हु सेज सॉरी, ठीक है। जो आदमी सॉरी बोले उसको माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ऐसा तो वही लोग बता सकते हैं जो माफ़ करते हो, ठीक है।
अभी देखो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन हु सेज सॉरी. सेज सॉरी इज फॉर एन इंसिडेंट, एक बार सॉरी बोलना, ठीक है. इज अपोलोजाइजिंग, इज आस्किंग सॉरी, नो इम्प्रूवमेंट, अपोलोजाइजेस. एक्सक्यूज मी. इसमें क्या हो जाना चाहिए, देखो फटाफट 1919 में इसमें कह रहा है ऐसा कोई आदमी, मतलब माफ़ करना उतना मुश्किल नहीं है किसी को जो सॉरी बोल रहा हो. देखो सॉरी बोलना क्या होता है, सिर्फ एक तरह से ओरली सॉरी बोल देना. अगर हम यहाँ पे अपोलोजाइज लगाते हैं, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा याचना करना. अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है तो उस काम को सही करके क्षमा याचना मांगना. अगर आपने किसी कोई चीज़ चुरा ली है तो उसको वापस करके क्षमा मांगना. ये सारी चीज़ें अपोलोजाइज में आ जाती हैं. अगर हम से सॉरी बोल रहे हैं तो सिर्फ सॉरी बोलने वाली बात आ पाएगी, ठीक है. यानी कि आपने और बाकी तरह से चीज़ों को कंसिडर किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे अपोलोजाइज जो होगा ये एकदम सही जवाब हो पाएगा, ठीक है. हु इज़ अपोलोजाइजिंग तो मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को रिलेट नहीं किया है, ठीक है. इज़ आस्किंग सॉरी नहीं, समवन हु इज़ आस्किंग सॉरी फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे होगा अपोलोजाइज. समवन हु अपोलोजाइजेस, समवन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो भी एस फॉर्म में, ठीक है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. अगला देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 920. अ ग्रीडी मैन ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर मनी. हैंकर्स का मतलब क्या होता है बेटा, हैंकर्स का मतलब होता है मंडराते रहना, आसपास ही घूमना, कहीं और दूर ना जाना. तो डेफिनेटली जो लालची लोग होते हैं वो पैसे के आसपास ही घूमते रहते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह से भी उनका फ़ायदा हो, किसी तरह से उनको बस बेनिफिट्स मिल जाए, ठीक है. वांटेड का मतलब नहीं होगा यहाँ पे. ग्रीडी लोग, वांट तो हर ही इंसान को होती है. ग्रीड्स आफ्टर लालच करते, फिर लालच करना नहीं. हैंकर्स आफ्टर का मतलब उसी के आसपास ही रहना, कहीं और ना जाना, ठीक है. तो रन्स आफ्टर मतलब पीछे भागना नहीं, लालची आदमी नहीं. हर इंसान भागता है लेकिन लालची आदमी हमेशा पैसों के लिए ही जाता है. तो आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. अगला देखो जल्दी से 921. आर्स इज़ अ जॉइंट फैमिली. ये बेटा बहुत अच्छे से याद रख लेना, इसमें ये मैंडेटरी रूल होता है. इस ऐसे तरह के क्वेश्चंस बहुत बार मिलेंगे, पर इसमें याद रखना जॉइंट फैमिली कुछ नहीं होता है. इट इज़ जॉइंट, JOINT, जॉइंट फैमिली. अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमको फैमिली को डिस्क्राइब करना है. फैमिली एक नाउन है, तो इसके लिए हम जॉइंट नहीं लगाएंगे. जॉइंट हो गया वर्ब. हमको क्या लगाना चाहिए बेटा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, जॉइंट वर्ब हो गया. फैमिली के साथ में क्या लगेगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है जॉइंट, इसलिए लगेगा जॉइंट फैमिली. आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है. अगला देखो 922. बी क्विक अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन. जल्दी करो नहीं तो क्या होगा, ट्रेन मिस हो जाएगी. अरे यार फ्यूचर में मिस होगी ना, तो यार यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. बात समझ में आ रही है. बी क्विक, यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है तो यहाँ पे वुड नहीं लग सकता, ठीक है. यहाँ पे विल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना. चलो तो 922 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. अगर यहाँ पे पास्ट हो रहा होता तो यहाँ पे हम वुड लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट था. बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी कर दो, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा विल वाला ऑप्शन, ठीक है. तो आज के लिए 30 क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं. आपके जितने भी स्कोर्स हो मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है. कमेंट करके आंसर ज़रूर देते रहा करिए. और इसी सीरीज़ के साथ में आज को ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को. और फिर से कल मिलेंगे इसी टाइम पे, शार्प सुबह 9:30 बजे. तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ लाइव जुड़ना ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है. चलिए फिर इस क्वेश्चन को, इस स्लाइड को ख़त्म करने से पहले सिर्फ 3 काम करिए मेरे. लाइक वीडियो, शेयर करिए इसको, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और सारी वो आप मिस ना कर पाएँ. चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर.